हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कैंसर जो इसकी परिभाषा मतलब कैंसर क्या होता है, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, साथ ही कैंसर जो इसके कॉज और रिस्क फैक्टर जो है वो कैंसर के टाइप जिसमें बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, कैंसर जो है उसके साइन एंड सिम्टम मतलब क्या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, कैंसर जो इसकी स्टेजिंग ग्रेडिंग जिसमें टीएनएम क्लासिफिकेशन जो होता है उसके बारे में, और कैंसर जो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात कर लेती। आज हम बात करेंगे कैंसर जो है उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो कैंसर जो है उसका मैनेजमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कैंसर जो उसके प्रकार के ऊपर, मतलब किस टाइप का कैंसर है, बिनाइन या मैलिग्नेंट है, कैंसर का फैलाव कैसा है, मतलब वो मेटास्टेसिस कितना हुआ है, कितना बॉडी के अंदर फैल चुका है, साथ ही कैंसर जो उसकी गंभीरता की मतलब सीवियरिटी कितनी है, और पेशेंट जो उसकी अवस्था कैसी है, पेशेंट जो उसकी एज कितनी है, पेशेंट जो है उसका वजन कितना है, आदि बातों पर निर्भर करता है। कैंसर जो है उसके उपचार के अंदर बहुत सारी विधियाँ जो होती है वो काम में लाई जाती है। मुख्य रूप से 3 थेरेपी जो है वो काम में लाते हैं। एक तो कीमोथेरेपी होता है, दूसरा रेडिएशन थेरेपी होता है और तीसरा सर्जरी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जिसको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी कहा जाता है। नियोप्लास्टिक पहले बात कर ली थी, कैंसर को नियोप्लाज्म की अवस्था कहा जाता है, तो उसके अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग जो होती है वो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हो जाएगी। तो कीमोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं, इससे ड्रग जो होता है मेडिकेशन वो काम में लाई जाती है, जो क्या करती है कैंसर सेल जो है उसको नष्ट कर देती है या उनके विभाजन जो होता है मतलब सेल डिवीजन उसको रोकने का काम करती है। कीमोथेरेपी के अंदर जो ड्रग काम में लाई जाती है उनको साइटोटॉक्सिक ड्रग भी कहा जाता है। साइटो मतलब सेल और टॉक्सिक मतलब पॉइजन, मतलब क्योंकि ये ड्रग जो होती है वो क्या करते हैं, सेल जो है उसको नष्ट करते हैं या किल करने का काम करती है। इसलिए कीमोथेरेपी में जो मोस्ट कॉमनली एजेंट जो काम में लाए जाते हैं उसमें सबसे पहला तो होता है एल्केलेटिंग एजेंट होता है। ये एल्केलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं और सेल के अंदर मौजूद डीएनए जो होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव लाते हैं, और उसके कारण से सेल जो होता है उसके अंदर डिवीजन जो होता है वो नहीं हो पाता और कैंसर सेल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। जो एल्केलेटिंग एजेंट काम में लिए जाते हैं उसमें एक तो मेलफेलन होता है, एक साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है, एक क्लोरेम्ब्यूसोल होता है, एक बुसुफेन करके होता है, एक यूरेसिल मस्टर्ड जो है वो काम में लाया जाता है। सेकंड कीमोथेरेपी ड्रग जो होती है वो होती है एंटी मेटाबोलाइट ड्रग होती है। ये एंटी मेटाबोलाइट ड्रग जो होती है वो क्या करती है, सेल के अंदर जाती है और सेल में जाने के बाद ये मेटाबॉलिज्म जो होती है सेल की उसके अंदर इंटरफेयर पैदा करती है, और उस इंटरफेयर के कारण से आरएनए और डीएनए जो है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता, और उसके सिंथेसिस के नहीं होने के कारण से सेल जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें जो ड्रग काम में लाई जाती है उसमें एक तो मेथोट्रेक्सेट होती है, एक 6-मेर्केप्टोप्यूरिन होती है, एक एजाथायोप्रिन होती है, एक फ्यूरोयूरेसिल करके ड्रग जो होती है वो काम में लाई जाती है। थोड़ा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, रेज निकलती है और ये रेज जो होती है वो उसके डीएनए के अंदर चेंजेस लाती है, और डीएनए में चेंजेस के कारण से भी कैंसर सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो काम में ले जाती है वो होती है रेडियो आयोडीन होता है, रेडियो फॉस्फोरस होता है, रेडियो गोल्ड होता है। फोर्थ होता है विनका एल्केलाइड होता है। इनका मैकेनिज्म एक्शन जो है वो क्लियर नहीं है। इसमें जो काम में ले जाती है वो होती है एक तो विनक्रिस्टिन होती है और विनब्लास्टिन होती है। फिफ्थ होता है एंटीबायोटिक होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक जो होती है वो भी इसमें काम में ली जाती है। ये एंटीबायोटिक जो होती है वो क्या करती है, डीएनए जो होता है उसके साथ बाइंड हो जाती है, और बाइंड होने के बाद वो आरएनए जो है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता, और आरएनए नहीं बनने के कारण से सेल जो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है और सेल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। जो एंटीबायोटिक काम में ली जाती है वो होती है एक्टिनोमाइसिन डी, मिटोमाइसिन सी और रुबिडोमाइसिन। 6 होता है हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन जो होते हैं वो काम में ले जाते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्यूलर ग्रोथ जो होती है उसके अंदर अल्टरेशन पैदा करते हैं, उसके कारण से सेल जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसका डिवीजन नहीं हो पाता, और बाद में जाके यही सेल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। जो हार्मोन काम में ले जाते हैं वो होता है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। 7th कुछ अदर ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है, जिसमें एस्परजिनेज होता है, एक सिस्प्लाटिन होता है, एक प्रोकार्बाजाइन होता है। तो ये तो हो जाए कीमोथेरेपी के अंदर जो ड्रग काम में ली जाती है वो। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी जो उसके साइड इफेक्ट। कीमोथेरेपी जो है उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें एक तो एलोपेशिया होता है, मतलब बाल जो है उसका झड़ना या बालों का लॉस होना। सेकंड नोजिया वोमिटिंग होता है, मतलब जी मितलाना या उल्टी जैसा होना। एक म्यूकस के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, म्यूकोसाइटिस हो सकता है। अगला स्किन जो है उसके अंदर बदलाव हो सकता है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, या स्किन की सेंसिटिविटी जो है उसके अंदर बदलाव हो सकता है। फिफ्थ स्टोमेटाइटिस हो सकता है, मतलब माउथ जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन जो है वो कंडीशन हो सकती है। 6 एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, जिसमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अगला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जिसमें प्लेटलेट जो होती है वो काउंट जो है वो कम हो सकता है। एक फटीग जो है वो होता है, अत्यधिक ज़्यादा थकान लगती है। एक बोन मेरो सपरेशन होता है, मतलब बोन मेरो जो होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है
उसका फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो सप्रेस हो जाता है और उसके कारण से आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो कम हो सकता है। एक मुंह के स्वाद के अंदर बदलाव आता है। अगला इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, मतलब पेशेंट जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो सकती है, क्योंकि इसमें माइलोसप्रेशन होता है। माइलोसप्रेशन के कारण से डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा। जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे तो उसका जो इम्यूनिटी पावर जो होता है वो भी क्या होगा, कम होगा, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी कम हो जाएगी, इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगी कीमोथेरेपी। सेकंड जो थेरेपी काम में लेते हैं वो है रेडिएशन थेरेपी या विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, एक रेडिएशन का सोर्स होता है, उसके द्वारा रेडिएशन निकलती है और ये रेडिएशन जो होती है वो क्या करती है, कैंसर सेल जो होती है उसके डीएनए के अंदर बदलाव लाता है और उस बदलाव के कारण से रेडिएशन से प्रभावित जो कोशिकाएं जो होती है या तो नष्ट हो जाती है या फिर आगे जाके विभाजित नहीं होती और बाद में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। रेडिएशन थेरेपी जो है वो दो प्रकार से दी जाती है। एक तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होती है, बाह्य विकिरण चिकित्सा होती है। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, इसे बीम रेडिएशन या टेली रेडिएशन भी कहा जाता है। इसमें रेडिएशन का सोर्स जो होता है शरीर से बाहर कुछ दूरी पर स्थित होता है, वहाँ से विकिरण या रेडिएशन निकलते हैं और ये रेडिएशन जो होता है वो सीधा ट्यूमर जो है उस पर गिरती है और ट्यूमर में पर गिरने के बाद ये रेडिएशन जो होते हैं वो ट्यूमर की सेल जो है उसके डीएनए का बदलाव लाते हैं और जिससे डीएनए सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेकंड होता है वो होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी या आंतरिक विकिरण चिकित्सा। इसे ब्रैकीथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि रेडिएशन का जो सोर्स होता है वो कैंसरग्रस्त भाग जो होता है, मतलब ट्यूमर वाला भाग जो है उसके भीतर या ट्यूमर जो है उसके पास में कुछ निश्चित समय के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से रेज निकलेगी और ये रेज जो होती है वो उस ट्यूमर जो होती है या कैंसर सेल जो है उसको नष्ट कर देती है और इस प्रकार से कैंसर जो है उसको ट्रीट किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी जो है उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। क्या साइड इफेक्ट होते हैं या दुष्प्रभाव क्या होते हैं? एक तो स्किन जो है उसके अंदर बदलाव आते हैं, मतलब त्वचा जो है उसके अंदर बदलाव आते हैं। एक स्किन जो होती है उसके अंदर अजीब सा एहसास होता है, मतलब स्किन के अंदर इरिटेशन होता है। अगला बाल एलोपेशिया होता है, मतलब बालों का झड़ना जो है वो हो सकता है, बाल जो होता है वो झड़ जाते हैं। एक ड्राई माउथ, मतलब मुंह जो है उसका सूखना, मुंह जो होता है वो सूख जाता है। एक स्वाद में बदलाव होना, स्वाद जो होता है मुंह का स्वाद जो वो बदल जाता है। अगला सॉर थ्रोट या गले के अंदर खराश होना, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है। एक एनोरेक्सिया जो होता है, मतलब भूख जो होता है वो कम लगती है, खाना जो होता है वो कम खाता है। साथ ही नोजिया वोमिटिंग जो है, उल्टी होना या जी मिचलाना वो भी होता है। इससे वेट लॉस जो वो भी हो सकता है, मतलब वजन जो है वो भी कम होता है। एक अत्यधिक थकान लगता है, मतलब फटीग जो होती है वो भी ज़्यादा इसमें होती है। तो ये तो हो जाएंगे रेडिएशन थेरेपी जो है उसके साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं अपन रेडिएशन थेरेपी के दौरान पेशेंट जो है उसकी क्या केयर करनी है। तो रेडिएशन थेरेपी के दौरान एक तो पेशेंट को अलग कमरे के अंदर रखना, कमरे के दरवाजे के ऊपर क्वेश्चन जो है उसका चिन्ह होना चाहिए। एक पेशेंट जो है उसके परिजनों को रेडिएशन थेरेपी जो है उसकी क्रियाविधि के बारे में पूर्ण समझा देना, ताकि पेशेंट जो है उसको एंजाइटी या चिंता जो है वो दूर हो सके। एक नर्सिंग कर्मी जो भी है उसको कम से कम रेडिएशन रूम के अंदर जाना, ताकि वो स्वयं रेडिएशन के प्रभाव में नहीं आए। एक पेशेंट की देखभाल करते समय नर्स जो है उसको स्वयं को लेयर शील्ड जो है उससे सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि रेडिएशन के कारण से उसको कोई नुकसान नहीं हो। एक गर्भवती नर्स जो है उसको पेशेंट के पास जाने से बचना चाहिए। अगला, बच्चे या गर्भवती महिलाएं जो है उसको रेडिएशन रूम के अंदर प्रवेश जो है वर्जित होना चाहिए, उनको अलाउ नहीं करना है। एक पेशेंट जो है उसकी त्वचा का न्यूट्रिशन लेवल जो है उसका आकलन करते रहना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो होते हैं, उसके साइड इफेक्ट जो है उसको भी ऑब्जर्व करना है। एक पेशेंट जो है उसको इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि रेडिएशन के कारण से पेशेंट जो इसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है, तो उसको इन्फेक्शन से बचाना होता है। एक रेडिएशन से प्रभावित जो त्वचा जो होती है उसको पानी और साबुन जो होता है, साबुन भी हल्का साबुन जो है उससे धोना है। साथ ही धोते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि रेडिएशन की जो मार्किंग जो है उसको वहाँ से हटाना नहीं है। एक त्वचा के ऊपर क्रीम, पाउडर, किसी जेल का इत्यादि का प्रयोग जो है वो नहीं करना है। पेशेंट को तंग कपड़े जो है वो पहनने से मना करना है। साथ ही सूती कपड़े जो है पहनने, साथ ही बेल्ट का प्रयोग को है वो करने से मना करना है। एक पेशेंट जो है उसको सन एक्सपोजर जो है, मतलब तेज़ धूप से बचाने के लिए उसको एडवाइस देनी है। तो ये तो हो जाएगा रेडिएशन थेरेपी जो है वो। तीसरा जो होता है वो होता है सर्जरी जो है वो। कैंसर जो है उसके उपचार की सबसे महत्वपूर्ण विधि जो होती है वो सर्जरी होती है, मतलब ऑपरेशन होता है। कैंसर के अंदर सर्जरी या ऑपरेशन जो है वो कैंसर के बचाव में, उसके निदान में और उपचार के अंदर किया जाता है। कैंसर के लिए विभिन्न प्रकार की सर्जरियाँ जो है वो काम में लाई जाती है, जिसमें एक तो प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी होती है, रोकथाम हेतु सर्जरी। इसमें कुछ बिनाइन ट्यूमर जो है उसको सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है, ताकि बाद में जाके वो मेटास्टेसिस का रूप नहीं ले या मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसका रूप नहीं ले। दूसरी जो होती है वो होती है क्यूरेटिव सर्जरी या उपचार हेतु सर्जरी। इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्यूमर जो होता है उसको सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है, मतलब एक तरह से इसमें सर्जरी के द्वारा ट्यूमर को निकाल कर उसको ठीक किया जाता है। थर्ड जो होती है वो होती है पैलिएटिव सर्जरी।
पैलेटिव सर्जरी जो है वो तब की जाती है जब कैंसर सेल जो है उसका पूर्ण रूप से रिमूवल जो है वो संभव नहीं है या उनका डिस्ट्रक्शन जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि ट्यूमर जो है वो किसी वाइटल ऑर्गन के अंदर है और वहाँ पर यदि ट्यूमर को निकाल दिया जाता है तो उसके कारण से और ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। तो उस कंडीशन में जब ट्यूमर को बाहर नहीं निकाला जा सकता तो ट्यूमर जो है उसके कुछ भाग को ही काट के निकाल दिया जाता है, ताकि कैंसर के कारण से जो भी सिम्टम जो आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, वो उसको कम किया जाए। एक प्रकार से पैलिएटिव सर्जरी जो होती है वो कैंसर के कारण से सिम्टम जो होते हैं उसको कम करने के लिए की जाती है। अगला जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक सर्जरी होती है, निदान हेतु होती है। डायग्नोस्टिक सर्जरी के अंदर क्या आता है, कैंसर जो है उसका कुछ सैंपल लिया जाता है और उसके लिए सर्जरी की जाती है, और फिर उस सैंपल जो होता है टिश्यू के भाग को फिर क्या किया जाता है, हिस्टोलॉजिकल जो है या साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मतलब कैंसर जो है उसका पता लगाने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो डायग्नोस्टिक सर्जरी हो जाएगी। पांचवी होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या पुनर्निर्माण सर्जरी। यह सर्जरी जो होती है वो पेशेंट की लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए या खोया हुआ अंग या कोई भाग जो है उसको पहले जैसा करने के लिए की जाती है। जैसा कि मेमोप्लास्टी जो की जाती है ब्रेस्ट रिमूवल के बाद जो की जाती है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। तो मैं बात करते हैं कैंसर जो है उसका प्रिवेंशन, मतलब कैंसर जो है उससे बचाव कैसे करेंगे। तो कैंसर जो इसके प्रिवेंशन जो है उसके दो तरीके होते हैं। एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर कैंसर जो है उसके होने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट या उसका प्रिवेंशन किया जाए, मतलब इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है उसको रिड्यूस किया जाता है। इसमें जैसे कि एक तो अवॉइड स्मोकिंग जो है उसको मना करेंगे ताकि लंग्स कैंसर जो है या ओरल कैंसर उससे बचाव हो सके। एक वजन जो है वो कम करने की एडवाइस देंगे ताकि दूसरे विभिन्न प्रकार के कैंसर जो है उससे बचाव किया जा सके। एक पेशेंट जो इसको हाई फैट डाइट जो है वो लेने को अवॉइड करेंगे ताकि कोलोन कैंसर, स्टोमक कैंसर जो इससे बचाव हो सके। एक पेशेंट को हाई फाइबर डाइट जो है वो लेने की एडवाइस देंगे ताकि कोलोन कैंसर जो उससे बचाव किया जा सके। एक विटामिन ए और विटामिन सी रिच डाइट लेने की एडवाइस देंगे ताकि कोलेजन टिश्यू में कैंसर जो हो रहा है या ओरल कैंसर जो उससे बचाव हो सके। एक पेशेंट जो है उनको एल्कोहल और टबैको जो है उसको अवॉइड करने की सलाह देंगे ताकि ओरल कैंसर जो है या स्टोमक कैंसर या लीवर के कैंसर जो उससे बचाव किया जा सके। एक डायरेक्ट सनलाइट जो है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कहेंगे, मतलब धूप से बचाव करने के लिए कहेंगे ताकि स्किन कैंसर जो है उससे बचाव किया जा सके। एक मेनोपॉज जो है उसके बाद उसको एस्ट्रोजन थेरेपी जो है उसके बारे में एडवाइस करेंगे ताकि ब्रेस्ट कैंसर जो है या यूट्रस का कैंसर जो है उससे बचाव किया जा सके। एक अननेसेसरी एक्सरे जो होता है उसको अवॉइड करना है, मतलब बार बार एक्सरे जो है नहीं करवाना है, क्योंकि एक्सरे के कारण से भी कैंसर जो है उसकी संभावना रहती है। एक इंडस्ट्रियल एजेंट जो होते हैं, केमिकल जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंसर जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल एजेंट जो होते हैं उसके कारण से भी होते हैं। तो ये तो प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगा। एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है, मतलब कैंसर जो है उसका अर्ली डायग्नोसिस जो है वो किया जाए और तो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट लिया जाए ताकि कैंसर जो उसके गंभीर होने से उसका बचाव किया जा सके। इसके लिए 40 साल से एक बार में रेक्टल एग्जामिनेशन जो है उसकी एडवाइस करनी है। एक 50 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसको साल में एक बार स्टूल जो उसका एग्जामिनेशन करवाना चाहिए ताकि कोलोन कैंसर जो है उसका अर्ली डायग्नोसिस किया जा सके। थर्ड, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है उसकी एडवाइस देनी है लोगों को ताकि टेस्टिस कैंसर जो है उसका अर्ली डायग्नोसिस किया जा सके। फोर्थ, BSc मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है उसके बारे में एडवाइस देनी है कि 25 ईयर के बाद हर महिला को साल में एक बार BSc करना है ताकि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका अर्ली डायग्नोसिस जो वो किया जा सके। 25 वर्ष से अधिक महिलाओं को एडवाइस करनी है कि 3 साल में एक बार वो पेप स्मेयर करवाए ताकि सर्वाइकल कैंसर जो है उसका अर्ली डायग्नोसिस जो वो किया जा सके। एक 40 वर्ष से ऊपर की महिला जो है उनको 3 साल में एक बार मेमोग्राफी जो है उसकी कराने की सलाह देनी है ताकि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका अर्ली डायग्नोसिस हो सके। अगला 40 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष होते हैं उनको 2 साल में एक बार PSA टेस्ट जो होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो करवाना चाहिए ताकि प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसको डायग्नोस किया जा सके। तो ये तो हो जाए कैंसर जो है उससे बचाव जो है उसके बारे में। तो ये था ऑन्कोलॉजी GNM सेकेंड ईयर की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड जो है उसकी जो पहली यूनिट जो होती है वो नर्सिंग से रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।